नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये मैथ पेडागोगी का पार्ट 7 है। इसके पहले हमने वीडियो में थ्योरी पढ़ाई थी आपको। अब उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो इस वीडियो में आपको देखना है। ये सभी 20 के 20 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पिछले सालों में आए हुए हैं। CTET में और टेट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो आएगा ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत। देखिए साथियों, मैंने आपको इसमें विकल्प नहीं दिए हैं, चारों सिर्फ उत्तर दिए हैं, लेकिन आपको विश्लेषण करता जाऊंगा। तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो आपका विकल्प बन जाएगा, पहला विकल्प यही बन जाएगा, दूसरा विकल्प बन जाएगा चित्र, संकेत और ठोस वस्तुएं, यानी कि इनको घुमा फिरा के दे देना। तो आपको क्रम से याद रखना है। पहला क्रम में आएगा ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर संकेत। कहने का मतलब है यदि किसी बच्चे को कुछ वस्तु बतानी है तो पहले उसकी ठोस वस्तु दिखाएंगे। जैसे कोई गेंद है तो गेंद दिखा देंगे, फिर चित्र के द्वारा बताएंगे हम गेंद इस तरीके से बनाते हैं। फिर संकेत बनाना उसका सिखाएंगे कि जो वस्तुएं गोल होती हैं, गेंद आकार की होती हैं। ठीक इस तरीके से। अगला प्रश्न बनता है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो वो होता है प्राथमिक स्तर से। विकल्प मिलेगा प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, या दोनों से, या कोई नहीं। तो देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर ज्ञान प्राथमिक स्तर से ही शुरू होता है। बच्चे को मान लो कोई गेंद के बारे में बताना है, गोला के बारे में, तो हम पहले गेंद जैसी आकृतियाँ दिखाएंगे, गोल गोल जो आकृतियाँ होंगी, फिर हम दिखाएंगे इस प्रकार की आकृति जो होती हैं वो गोला कहलाती हैं, और जो चूड़ी के आकार की आकृतियाँ होती हैं वो वृत्त कहलाती हैं। तो इस तरीके से अमूर्त से मूर्त वस्तु की जानकारी उसको सिखाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो मूर्त से अमूर्त से। ठीक, बच्चों में गोलाई की अवधारणा सिखानी है तो मूर्त और अमूर्त वस्तुओं से सिखानी पड़ेगी। अगला प्रश्न बनता है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गणित विषय की। देखिए, विकल्प में होगा सामाजिक विषय, हिंदी विषय, विज्ञान विषय। तो आपको गणित विषय चुनना है। क्यों? क्योंकि देखिए, सामाजिक विषय और हिंदी विषय तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करके ही समझाया जाता है, व्याख्यान विधि का ज़्यादातर उसमें प्रयोग किया जाता है। और आपको विज्ञान में रचनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गणित विधि में अमूर्तता का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त वस्तुओं से मूर्त की ओर पढ़ाया जाता है, विशिष्टीकरण किया जाता है और व्यापीकरण। ठीक, तो ये हो जाएगा विकल्प सही। अगला प्रश्न बनता है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। ठीक है, इसीलिए गणित सीखना कठिन है। अमूर्त है यानी कि अब देखिए, कोई बच्चा ना तो वर्ग जानता है, ना आयत जानता है, ना वृत्त जानता है, ना गोला जानता है, तो हमें कुछ नहीं जानता है। तो हमें अमूर्त वस्तुएं सिखाना पड़ेगा कि जो चूड़ी के आकार की है वो आपकी वृत्त है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो वर्ग है। हम जंगले का उदाहरण देके बता सकते हैं कि देखिए इस प्रकार की जो आकृति है वो आयत होगी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो यानी कि अमूर्त से इसकी प्रकृति अमूर्त है। ठीक, अमूर्त और तार्किक ये गणित के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये शब्द जहाँ मिल जाए समझ लीजिए वो विकल्प लगभग सही ही होता है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ये हो जाएगा विकल्प सही। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है। तो तार्किक प्रकृति की ओर। ठीक, अगला प्रश्न बनता है, NCF 2005 बल देता है तो करके सीखने पर। देखिए, आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको मिलेगा रटने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर, तो आपको करके सीखने पर। ना ही आपको रटवाना है बच्चों को, ना ही आपको सूत्र याद करवाना है, ना ही उन्हें घर के लिए होमवर्क देना है। उनको तो पर्यावरण से जोड़ के, उदाहरण जोड़ के, खेल खेल में आपको पढ़ाना है, करके सीखने पर बल देना है। ठीक, ये NCF 2005 इसकी वकालत करता है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो देखिए, ये तीनों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। ठीक, यही तो कहता है NCF 2005 कि अवधारणाओं को वहीं स्पष्टीकरण कीजिए, बताइए, अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाइए, उनको क्रम से बताइए कि इस क्रम से, और उनको व्यावहारिक ज्ञान से जोड़िए, पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाइए। निजी जो प्रतिदिन की जो आवश्यक वस्तु होती हैं उनका उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न बनता है, 10वां क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो आपको देखिए NCF 2005 है बाल केंद्रित की वकालत करता है।
कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सब में बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा देनी है सबको, ठीक है। शिक्षा को केंद्रित नहीं, ना शिक्षक केंद्रित करना है, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना है। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा हो जाता है कि व्याख्यान विधि में किसको केंद्रित किया जाता है। तो व्याख्यान विधि में अगर मिल जाए तो वहाँ बाल केंद्रित नहीं, वहाँ शिक्षक को केंद्र में रखा जाता है जब व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। बाकी सभी बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षा में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो भैया अनौपचारिक रेखा गणित। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित जगह पर शिक्षा दी जाती है, जैसे आपका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गए, ठीक, गुरुकुल हो गए। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, किसी भी जगह पर, किसी भी वक्त, कहीं भी कोई ज्ञान मिले सीख लीजिए, कहीं से भी शिक्षा मिल रही हो, ठीक है। कोई भी कैंप लगा के शिक्षा दे रहा हो तो वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। अब प्राइमरी में बच्चों की सिलेबस में रेखा गणित तो है नहीं, उसको जो भी रेखा गणित की चीज़ें पढ़ानी है, रेखा के बारे में बताना, उसको लाइन बताना, उसको आयत बताना, कुछ भी बताना है तो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बताएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति कहती है कैसी है। तो देखिए, गणित की प्रकृति तो तार्किक है, ना ही कठिन है। भैया आपको कठिन लगती होगी, लेकिन गणित की प्रकृति वास्तव में तार्किक है। आप तर्क कीजिए, विचार कीजिए अपने मन से, तो आपको गणित तुरंत बनने लगेगी। आप तर्क करती ही नहीं है, आप कलम पेन चलाती नहीं है। अभी भी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, कई लोग तो नोट ही नहीं करते हैं। आपको गणित सीखना, जितनी ज़्यादा आप कलम चलाएंगे उतनी ज़्यादा आप गणित सीख पाएंगे। इसकी प्रकृति तार्किक है। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है क्या है। गणनाओं का विज्ञान है। गणित विज्ञान क्या है, गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। तो और इसमें विकल्प आपको मिलेंगे कि स्थान का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है। तो आपको लगाना है कि ना तो ये स्थान का है, ना ये शिक्षा का है, ये गणनाओं का विज्ञान है। ये राजस्थान टेट में आया था 2016 में। ये सब जो प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए, रोमन अंक तो आप जानते ही होंगे। रोमन अंक ये होते हैं, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, एल को 50, सी को, ठीक है। तो इस तरीके से अब रोमन अंक का हिंदी अरबी अंकों में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। वो इसीलिए कि क्यों, विकल्प ये है आपका, रोमन अंक स्थानीय मान के नियोजन नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों का प्रयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ये विकल्प हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो रोमन अंक होते हैं उससे आप स्थानीय मान नहीं निकाल सकते। अब जैसे आपने 3 लिखा, अब इसका आप क्या स्थानीय मान निकालेंगे। आपने 5 लिखा, क्या निकालेंगे। ये x को 10 को x लिखते हैं, अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब आपने हिंदी अरबी में लिखा, हिंदी में लिखा 10 लिखा, तो ठीक है, अब 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा स्थानीय मान। लेकिन रोमन अंकों का नहीं निकाल सकते, इसीलिए रोमन अंकों का हिंदी अरबी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिफल किस लिए विकसित किए गए हैं। तो उत्तर होगा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न होगा, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य ये होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, बस कोशिश करे, पेन कलम चलाए, तो गणित कठिन नहीं है, हर कोई गणित सीख सकता है। विकल्प में आपको मिलेगा कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो देखिए, न ही कठोर अभ्यास करना है, न ही लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये गलत अवधारणा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, जबकि लड़कियां एक बार गणित पढ़ लें तो सबसे ज़्यादा होशियार होती हैं। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न बनेगा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ष 8 वर्ष या 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो विकल्प हो जाएगा आपका पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। तो आपको विकल्प मिलेगा, इन्हीं का उल्टा सीधा कर देगा। एक विकल्प बना देगा वर्गीकरण, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, एक बना देगा दोनों, एक बना देगा इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें ये क्रम लिखा हो, पहले पंक्तिबद्धता, फिर वर्गीकरण, फिर प्रतिवर्तिता, वो वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो वो हो जाएगा चौपड़। देखिए, विकल्प मिलेंगे आपके प्रतिरूप, कोण, सममिति, चौपड़। तो आकृतियों के संबंध में चौपड़ का कोई मतलब नहीं है, ये विकल्प आपका हो जाएगा सही। बाकी आपका कोण पढ़ाया जाता है, प्रतिरूप पढ़ाए जाते हैं और सममिति भी पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या दर्शाता है। तो गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। गणित कहते हैं कि गणित त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना।
इसमें आपके विकल्प कैसे बनते हैं, आपके विकल्प इसी तरीके से बनेंगे, उल्टा सीधा इनको दे देंगे तो आपको जो विकल्प ये मिलेगा गलत है, क्योंकि ये त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित की संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। खोज परक, ठीक, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं को उपयोग करती है, उन्हें चर्चा में शामिल करती है। क्या क्या कार्य करती है कि वो खोज परक उपागम बताती है, व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है जो व्यवहार में आम जीवन में होती हैं, और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो आपका विकल्प हो जाएगा कि एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकसित करने के लिए। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से आपको सोचना है, ठीक है। गणित की प्रकृति कठिन नहीं है, तार्किक है, ये आपको याद रखना है, और इसका मापन में प्रयोग किया जाता है, दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको सीखना बिल्कुल ही कठिन नहीं है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, बस मेहनत जो करेगा सो वो फल पाएगा, ठीक है। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, जय हिंद।